नमस्कार सभी दोस्तों को, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसका आंसर की देख रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि ये पेपर का लेवल कैसा था और इस पेपर की कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं वो सीधे आंसर की है वो टिक लगा के चलूंगा, आप अपने हिसाब से मिलान कर लेना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। तो वो इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड के तहत है वो राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सह अभ्यास है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी 24 दिन में, और तीनों मिलकर ए बी सी 16 दिन में काम करते हैं। तो बताओ ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 30। तो पहले का ऑपरेशन शील्ड है, दूसरे का है 30। आप अपने उत्तर हैं उनको याद हैं तो आप टिक कर लीजिए। बाकी मास्टर क्वेश्चन डाला गया है अभी तक, जो अलग अलग सीरीज वाइज पेपर थे वो अगले हफ्ते अपलोड करेंगे। आगे देखिए, अगला है कि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो ये आप सभी को बताइए 1070 किलोमीटर। दूसरा है कि राजस्थानी काव्य संग्रह पगफेरो किसकी रचना है। तो ये मणि मधुकर की रचना है। अगला देखिए, अगला है कि आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत में आता है। तो पुनर्प्राप्ति का चरण है वो सबसे अंत में आता है आपदा प्रबंधन चक्र के अंतर्गत। अगला देखिए, अगला मैथ का सवाल है कि a प्लस बी का 20% बराबर a माइनस बी का 50% है। तो आपको a और b का अनुपात बताना है। तो जब हम सोल्व करेंगे तो a और b का अनुपात है वो 7:3 आएगा। अगला है दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में होती है वो किस टीम ने जीती थी। तो वो तमिलनाडु टीम ने जीती थी। अगला देखिए, अगला है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो वो है 10.4%। 10.4%। अगला देखिए कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया। तो वो तारीख थी 26 नवंबर 1949। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 616 रुपये है। तो आपको धनराशि बतानी है। तो वो धनराशि आएगी 31,250। अगला है कि किस वाद्य यंत्र को तत्व वाद्य यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो रावण आता है वो तत्व वाद्य अंतर्गत के आता है। अगला है कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है वो कौन थे। तो आपको बताना है कि निरंजनी संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन थे। तो वो थे संत हरिदास जी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो भी दिया गया है हमें पूछा गया तो सही आंसर है वो हमारा इसमें 9000 आएगा। अगला देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था। तो वो था 914। अगला है कि कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है। तो बाकी तीनों मिलते हैं, जबकि संघ शब्द है वो भारत की प्रस्तावना के अंतर्गत नहीं आता है। अगला देखिए, अगला है कि कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो वो होता है साउंड कार्ड। जब हम स्पीकर को जोड़ते हैं तो वो साउंड कार्ड के अंतर्गत जोड़ते हैं। अगला है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में 50,806 तथा उसी दर से 5 वर्ष में 59,250 हो जाती है। तो आपको बताना है कि वो धनराशि कितनी है। तो वो आएगी 38,250। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दी गई है। तो इसमें सही उपयुक्त आंसर है वो होगा कि ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है उसकी जानकारी है वो हमें आरटीआई के द्वारा नहीं मिलती है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में ब्लू पोट्री यानी नील मृद वर्ण पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो वो हैं कृपाल सिंह शेखावत। अगला है कि राजस्थान का कबीर है वो किस संत को कहा गया है। तो वो कहा गया है दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा गया है। अगला देखिए कि जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों वाले छिद्रित मटके रख नृत्य करती हैं। तो वो होता है गुड़ला नृत्य। लूणी नदी अंततः
निम्नलिखित में किसे जाकर मिलती है? तो वो लूणी नदी है वो अंत में कच्छ के रण में जाकर है वो गिरती है। फिर अगला है कि भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो होगा जयपुर। अगला है कि राजस्थान के जनजातीय समुदायों में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजारों से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है उसे कहते हैं, तो उसे है वो गोदना कहते हैं। इसमें काले रंग की काला रंग है वो त्वचा के अंदर डाल के जैसे आजकल टैटू वगैरह होते हैं उस प्रकार से होता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो वो है जैसमंद झील, उदयपुर के अंदर स्थित है। 26वां क्वेश्चन देखिए कि जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? तो वो होगा जिला एवं सत्र न्यायालय। प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? तो वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन पाचक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन आपको मिलान करने वाला था कि कमरे के तापमान पर तरल है वो कौन सी होती है? तो वो होता है पारा, 1 में 2 आएगा। फिर उसके बाद चाकू से आसानी से काटा जा सके वो होगा सोडियम। और ऊष्मा का कुचालक, तीसरा है कि ऊष्मा का उत्कृष्ट चालक है वो कौन सा है? तो वो होगी चांदी। और ऊष्मा का कुचालक होगा सीसा, तो हमारा सी आंसर होगा इसमें डी। अगला देखिए कि पंचगौरव से संबंधित है ये कि जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो ये पंचगौरव कौन सा पर्यटन स्थल है वो जयपुर का है? तो वो अमेर दुर्ग को चुना गया है पंचगौरव के अंतर्गत। अगला देखिए 2011 की जनगणना से संबंधित है कि किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया? तो वो था धौलपुर के अंतर्गत सबसे कम लिंगानुपात है वो था। फिर अगला है कि झुंझुनू का हवा महल किसे कहते हैं? तो खेतड़ी के जो महल हैं उन्हें झुंझुनू का हवा महल है वो कहते हैं। अगला है कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? तो वो बनेश्वर मेला है, माई नदी के किनारे लगता है, इसे आदिवासियों का कुंभ है वो कहते हैं। 33वां क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं शहरी स्थानीय निकायों के लिए निगरानी एवं समन्वय का कार्य करता है? तो वो होगा स्थानीय सुशासन विभाग राजस्थान सरकार। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन से कावटी ख्याल के विख्यात कलाकार थे? तो वो थे नानूराम और एक थे दुलिया राणा। अगला क्वेश्चन देखिए वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तो उनकी प्रकृति है वो अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को कहते हैं? तो नदियों के अवक्षेपों से जो नदी बनेगी उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अलैखीकरण से संबंधित क्वेश्चन है कि मार्च 1949 में वर्त राजस्थान का गठन निम्नलिखित किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ था? आपको बताना है कि जो वर्त ग्रेटर राजस्थान है उसमें कौन कौन सी रियासतें थी। तो आप सभी को बताइए कि जो बड़े जिले थे वो थे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। फिर अगला मैथ का है कि एक बल्लेबाज 21वीं पारी में 84 रन बनाए जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ गया, तो उसका 21 पारियों का औसत है वो कितना था? तो इसका सही उत्तर आएगा 44 रन। 39वां क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान राज्य बोर्ड 2025 के अनुसार राजस्थान के डैश में घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो वो किए गए हैं सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 40वां है कि निम्नलिखित में किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था? तो वो थे कछवाहा राजवंश के शासक राजा मानसिंह। अगला है कि निम्न से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाल्या बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? वो है केरल के अंतर्गत। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया था, इंडिया जियोग्राफी का क्वेश्चन है ये। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है वो केरल के अंतर्गत स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेश होकर गुजरती है? तो आपको बताइए कि राजस्थान, दिल्ली और गुजरात से होकर है वो गुजरती है। अगला करंट का अफेयर्स का क्वेश्चन है ये कि अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का उप गवर्नर है वो किसे नियुक्त किया गया था? वो पहली महिला थी, वो थी पूनम गुप्ता। अगला फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? वो था भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंतर्गत। फिर देखिए वह गुण जो F1PD में प्रकट करता है वह होता है, तो वह प्रभावी होता है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वो डबोक, उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? तो आपको पूछा है कि संघ सूची है वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है? तो वह 7वीं अनुसूची के अंतर्गत।
अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का है ये। एक हौज साधारणतः 9 घंटे में भर जाती है, लेकिन तली में दरार होने के कारण उसे भरने में 6 घंटे अधिक लगते हैं। तो पूरे भरे हुए हौज को वह दरार कितने घंटों में खाली कर देगी? तो इसका सही आंसर आएगा 22.5 घंटे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है? तो वो होगा अनुच्छेद नंबर 15। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में से किसे जल पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो वाटरमैन है वो राजेंद्र सिंह को कहते हैं। अगला क्वेश्चन जनसंख्या से संबंधित है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व है वो पिछली जनगणना की तुलना में क्या है कि बढ़ा है। ये पूछ रहा है कि 2001 की तुलना में 2011 में जो जनघनत्व है उसमें क्या हुई है? तो बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी है वो गंभीरी नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पे जो शेषा नदी है वो गंभीरी नदी की सहायक नदी है। अगला कंप्यूटर से संबंधित है कि डीबगिंग क्या है? तो सॉफ्टवेयर में त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया है वो डीबगिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि घंटियों का शहर है वो किसे कहते हैं? तो दादरा पट्टन को हम घंटियों का शहर है वो कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वन आवरण सबसे कम है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो वो चूरू और जोधपुर जो है उनमें सबसे कम क्षेत्रफल वन आवरण था, तो इसमें चूरू दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के क्षरण का लक्षण है वो नहीं है? तो मिट्टी क्षरण का कौन सा लक्षण है वो नहीं है? तो अधिक ह्यूमस की मात्रा होना मिट्टी क्षरण का या मिट्टी ह्रास का लक्षण है वो नहीं है। अगला है कि सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना किन जिलों को लाभ पहुंचाती है? तो वो होगा हनुमानगढ़ और चूरू। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किशनगढ़ चित्र शैली की उस प्रसिद्ध चित्रकृति या पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा कहा गया था? तो वो थी बनी ठनी का चित्र था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो वो थी कमला बेनीवाल। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि है वो कौन सी है? तो हम पत्तियों को गाड़ कर खाद बनाते हैं, वो सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि है वो है मानी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्हें पूछा गया था कि शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। तो इनमें 2 ऑप्शन है वो सही हो रहे हैं, तो हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन है वो सही, इसमें सी और डी होगा। मुहूर्त है वो गलत है, विवाहित है वो भी गलत है। तो 2 ऑप्शन सी और डी इसमें सही है, तो वो किस ऑप्शन में आएंगे? बी में सी आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने हेतु इनमें से किस प्रकार पत्र है वो लिखा जाता है, प्रयोग किया जाता है? तो वो होती है प्रेस विज्ञप्ति। फिर है कि कर्तक शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है? तो जो किए गए उपकार को मानता है उसे हम कर्तक कहते हैं। अगला उपसर्ग से रिलेटेड है कि सहानुभूति में कौन सा उपसर्ग है? तो सहानुभूति में सह उपसर्ग है वो होगा। इस साइड और क्वेश्चन हिंदी के हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे तत्सम और तद्भव शब्दों की लिस्ट दी हुई है, तो देख लेते हैं हम। पहला है गोधूम, गोधूम का होता है गेहूं, गोधूम का गेहूं होगा। फिर नव का होता है, फिर अश्रु का आप सभी को बताइए, अश्रु का आंसू होता है। और फिर है सूची का सुई होगा और नव का होगा नो। तो देखिए ए में 3, बी में 1, तो हमारा ये आंसर है वो सही हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन था कि मासिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो मासिक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है वो होगा, इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा। फिर अगला देखिए, अगला मुहावरे पूछा इन्होंने कि तुत्ती बोलना मुहावरे का अर्थ है। तो हम सभी बोलते हैं कि तो यार तुत्ती बोल रहा है, तो यानी धाक जमाना। अगला है कि कौन सा वाक्य आसन भूतकाल का उदाहरण है? तो इसमें चांद अभी अभी निकला है, ये आसन भूतकाल का है वो उदाहरण है। अगला फिर देखिए लोकोक्ति कि अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के फल प्राप्त हो जाना, ये क्या होता है? अंधे के हाथ बटेर लगना। अगला देखिए जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसमें जगत प्लस नाथ है वो सही होगा। फिर अगला परिभाषिक शब्दावली से पूछा था कि एडवर्टाइजमेंट का हिंदी शब्द है वो क्या होगा? तो वो हो गया विज्ञापन।
इन्होंने पूछा था अगले क्वेश्चन में कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य है काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। फिर देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, इन्होंने पूछा है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है, वो पूछा है। तो जलज यानी जल में जन्म लेता है, सरोज सर यानी तालाब में जन्म लेता है, पंकज यानी पंख यानी कीचड़ में जन्म लेता है। तो ये तीनों ही कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो मनुज है वो इसमें गलत दिया हुआ है। अगला देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है। तो इसमें लोटा है वो विदेशी शब्द नहीं है, बाकी विदेशी शब्द दिए हुए हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए इसमें धनवान है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी ऑप्शन है वो राइट है। 79 देखिए कौन सा वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन है कि महंगाई में शेर भर दूध भी खरीदना मुश्किल है। तो ये गुणवाचक विशेषण है वो नहीं है। फिर 73 देखिए श्री गणेश का विलोम शब्द होगा, यानी कोई काम शुरू करते हैं श्री गणेश करते हैं तो इसका विलोम होगा इति श्री यानी कार्य समापन। 74 नंबर देखिए अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है कि रोहन रो रहा है। तो इस शब्द में कौन इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, इसमें अकर्मक क्रिया है वो दी हुई है। अगला देखिए कि दरवाजे पर कौन है। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। 80 नंबर देखिए कि गुण संधि का उदाहरण है। तो इसमें महोत्सव शब्द है वो गुण संधि का उदाहरण है। आगे देखिए 81 नंबर, इंग्लिश वालों में मैं सिर्फ आंसर लगा के बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से मिलान कर लेना। 81 नंबर क्वेश्चन है, इसमें होगा आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट आई एम अर्निंग नाउ। फिर अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, इसमें उन्होंने पूछा है कि मेमो जो होता है इसका सही हिंदी मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड आपको बताना है। तो मेमो का क्या होता है, ज्ञापन होता है। फिर 85 नंबर क्वेश्चन में आपको हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछा है हिंदी से। तो इसमें दिया हुआ था कि मेरे विचार से तुम्हें यहाँ जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। तो इसका होगा आई थिंक दैट यू शुड कम हियर एज सुन एज पॉसिबल। तो इसमें 85 में बी है वो सही होगा। फिर अगला देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है, इन्होंने आपको पूछा कि दो खाली स्थान दिए हुए थे कि इनमें क्या आएगा। तो इनमें पहले में डियर आएगा और पहले में डियर यानी हिरण वाला, दूसरे में डियर यानी प्रिय वो आएगा। और 83 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना था। इन्होंने दिया था कि 3 आर्म्ड मैन बार्गेड इनटू द मैनेजर्स केबिन। तो इसका होगा कि 3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्य कक्ष में जबरदस्ती घुस गए। अगला देखिए 87 नंबर क्वेश्चन था, इसमें आपको फिर से खाली स्थान दिया हुआ था तो इसमें मैनी है वो आएगा। 84 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो भी आपको दिया हुआ था इसका सही आंसर है ही आस्क्ड व्हाट आई हैड बीन रीडिंग द प्रीवियस नाइट। और 88 नंबर क्वेश्चन है, इन्होंने इसमें भी आपको पूछा था कि आइडेंटली द ग्रामेटिकली मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस आपको बताना था। तो इसमें जो बी ऑप्शन है आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट। तो 88 में बी है वो सही होगा। 89 में देखिए 89 में आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू एन एट्रैक्टिव सेंटेंस में बदलना था इसको आपको प्रश्नवाचक वाक्य से। तो इसमें जो पहला ही ऑप्शन है वो सही होगा। इसी प्रकार 93 में भी हाउ ऑर्डर्ड इट बुक्स ये ऑप्शन है वो सही रहेगा। फिर आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ फिर से छांटना था तो इसमें 8 आएगा, वो ऑप्शन है वो सही है। इंग्लिश में सिर्फ मैं आपका आंसर बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मुझे भी इतनी ज़्यादा नहीं आती है। अब देखिए 91 में देखिए मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें वांटेड ऑप्शन है वो सही रहेगा। और 94 वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको कंजक्शन से संबंधित पूछा गया था। तो इसमें है वो डी ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा। फिर आगे देखिए 92 के अंदर सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। और 95 है, इसके अंदर आर्टिकल पूछा था तो इसमें द आर्टिकल है वो यूज होगा। आगे देखिए 96 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से राजस्थानी गायिका ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है।
तो यहाँ पे गौरीबाई है वो माइंड गायिका से रिलेटेड है जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। फिर अगला कंप्यूटर से संबंधित है कि जब आप जीमेल पर ईमेल लिखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो इसमें पुनः भेजे ऑप्शन है वो नहीं होता है। बाकी तीनों अटैच फाइल, इमोजी जोड़ें और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प है वो हमें मिलता है। रामपुरिया की हवेली किस स्थान पर है? तो ये बीकानेर के अंतर्गत है वो रामपुरिया की हवेली है। 99 देखिए कि किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? तो वो थे राणा राज सिंह, मेवाड़ के शासक थे। अगला मैथ का क्वेश्चन है कि सौरभ ने दो वस्तुएं 680 और 820 में खरीदी और पहली वस्तु 5% हानि और दूसरी 15% लाभ के साथ बेच दी और सारे लेन देन में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत आपको बताना है दशमलव के 2 अंकों तक। तो इसका सही आंसर आएगा कि उसे लाभ होगा 5.93% का। 101 में देखिए कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो वो थी झुंझुनू जिले के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी 3 साझेदार हैं जिन्होंने 36,000, 40,000, 48,000 का निवेश करके साझेदारी की और वर्ष के अंत में 62,000 रुपये का कुल लाभ हुआ था। तो आपको ए और सी के जो भी लाभ होते हैं उन लाभों का अंतर आपको पूछा था, तो वो उत्तर आएगा 6,000। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य पुष्प कहलाता है? तो आप सभी को बताइए कि रोइड है वो राजस्थान का राज्य पुष्प है। आगे देखिए 104 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान बजट 2025 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के किस नगर में स्थापित किया जाएगा? तो वो बांसवाड़ा के अंतर्गत है वो मक्का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। 105 में देखिए कि कौन सा एक वेब ब्राउजर है वो नहीं है? तो यहाँ पे कंपोजर है वो क्या है, वेब ब्राउजर नहीं है। बाकी स्पारी, ओपेरा, गूगल क्रोम तीनों वेब ब्राउजर हैं। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया है? तो यहाँ पे मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजना है वो शुरू करने को कहा गया है। अगला देखिए MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में लेते हैं? तो वो होगी Ctrl+Shift+D को हम डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए MS पावर पॉइंट के अंतर्गत काम में लेते हैं। अगला 160 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक में भाग लिया था? तो वो थे मुख्यमंत्री। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि नीति आयोग की जो भी बैठक होती है उसमें मुख्यमंत्री भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपको कि सीता माता वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किन जिलों में है? तो वो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के किस गांव में है? तो ये उमराई गांव है, उसके अंदर प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी की शैली है वो नहीं थी? तो पोमचा है वो एक पगड़ी की शैली नहीं है। आप बाकी तीनों खंजरशाही, शिवशाही और अमरशाही है वो पगड़ी के प्रकार हैं। अगला करंट अफेयर से संबंधित है कि जून 2025 के अनुसार राजस्थान सरकार में शिक्षा विभाग के मंत्री हैं वो कौन है? तो वो हैं मदन जी दिलावर। अगला क्वेश्चन देखिए कि राम, अजय और असलम के मासिक वेतन का 1/15 अनुपात 1/10 अनुपात 1/6 के हैं। तो उनके वेतन में 10%, 10% और 20% की वृद्धि की जाती है। उनके वेतन का अनुपात है वो आपको पूछा था, तो हम सॉल्व करेंगे उसके बाद आएगा 22:33:60। अगला क्वेश्चन है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को कहते हैं? तो उसे कहते हैं वागड़ी बोली। अगला क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याएं 5:6 में है तो उनका एलसीएम 210 है। तो HCF आपको पूछा था, तो वो आएगा 7। 128 का 5/8 80 के 4/5 में से कितना प्रतिशत है वो अधिक है? तो हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 25%। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2,50,000 रुपये का 15 महीनों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करें। तो उसका आंसर है वो आएगा 39,327। अगला क्वेश्चन देखिए
कि भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह डैश कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, साथ ही भारत के राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। तो ये क्या है कि सभी नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, उनके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कोई नाव धारा के अनुकूल कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है और जबकि लौटने में उसे 1.5 घंटा का समय लगता है। यदि धारा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की धारा है वो आपको बतानी थी। तो नाव की चाल है वो शांत जल में 35 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ए ने कुछ वस्तु 800 में खरीदी, उसे 10% लाभ के साथ बी को बेच दिया और बी ने 15% लाभ के साथ सी को बेच दिया। तो सी ने उस वस्तु का कितने मूल्य है वो चुकाया था। तो इसका सी आंसर आएगा 1012, हमारा सी उत्तर है वो इसमें रहेगा। अब हम बात करते हैं पेपर का लेवल और साथ ही कि पेपर की जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी। तो इस मेरे हिसाब से जो जिन भी बच्चों के इस पेपर के अंतर्गत 70 से प्लस बन रहे हैं वो खुद को सेफ है वो मान सकते हैं, जिनके 70 प्लस बन रहे हैं, क्योंकि पोस्टें भी बहुत ज़्यादा हैं, पेपर भी अलग अलग हैं। किस शिफ्ट का कितना नंबर बढ़ेगा या घटेगा वो अभी हमें पता नहीं है। तो एक बार के लिए आप जिनके भी 70 प्लस बन रहे हैं वो अपने आप को सुरक्षित है वो मान सकते हैं। मोटा मोटी यही आइडिया रहेगा। बाकी जो भी कैटेगरी हैं उनमें आजकल जनरल और ओबीसी है उसकी सेम ही रहती है। तो जनरल ओबीसी में जिन भी बच्चों के 70 प्लस बन रहे हैं वो खुद को सेफ समझें, और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो 65 तक खुद को सेफ है वो मान सकते हैं। जिनके 65 से ऊपर सही हो रहे हैं वो अपने आप को सही मान सकते हैं। तो हमारे हिसाब से कट ऑफ शायद यही रहेगी। बाकी एक बार तो अभी पेपर डाले ही हैं, पोल वगैरह कुछ होगा तो हम बताएंगे कि बच्चों का स्कोर है वो क्या बन रहा है। बाकी एक बार आप किसी के बहकाव में नहीं आए कि मेरे इतने बन रहे हैं इतने बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके भी 70 प्लस बन रहे हैं वो आप अपने आप को दौड़ में मान के चले। जनरल ओबीसी वाले 70 प्लस में बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।